बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लास 11th लेक्चर नंबर 15। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर हम जो चीज़ स्टडी करेंगे वो उसकी डेफिनेशन होगी, एग्जांपल्स होंगी और मल्टीपल यानी एन फैक्टर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला which shows actual number of atoms in a molecule is called molecular formula। जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान हकीकी तादाद को ज़ाहिर करता है, एटम्स की हकीकी तादाद को ज़ाहिर करता है, आप उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहता है। इससे पहले हमने एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा, तो उसमें हमने क्या पढ़ा? विच शोज रेशोज बिटवीन एटम, यानी एटम के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो को ज़ाहिर करता है वो एम्पेरिकल फार्मूला था, और जो एक्चुअल नंबर को ज़ाहिर करेगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और ये आपसे एग्जांपल पूछ सकते हैं कि जो एटम्स के दरमियान रेशोज़ को सिंपलेस्ट रेशो कहें, होल नंबर रेशो कहें, तो आपको पता होना चाहिए वो एम्पेरिकल फार्मूला होता है, और जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को ज़ाहिर करेगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब एग्जांपल देखें, हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल आती है बेंजीन की। बेंजीन का जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो होता है CH, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। कहाँ से आया देखते हैं। उसके बाद ग्लूकोज, इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH2O, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। उसके बाद हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। उनकी एग्जांपल देखें। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2O, सिमिलरली NH3, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, शुगर C12, H22O11। तो इसका मतलब है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका सेम नहीं होता। मिसाल के तौर पर बेंजीन और ग्लूकोज आपने देखी है। यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूलाज और एम्पेरिकल फार्मूला कुछ कंपाउंड के सेम क्यों होते हैं। अब देखें कि हम बात कर रहे हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला तो वो होता है जो एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को ज़ाहिर करे, और मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को ज़ाहिर करे। और जो कंपाउंड इन दोनों क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे होंगे वहीं मॉलिक्यूलर फार्मूले को भी ज़ाहिर करेंगे और एम्पेरिकल फार्मूले को भी ज़ाहिर करेंगे, यानी उनकी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स भी वहीं होंगे और उनके दरमियान रेशो भी सिंपलेस्ट होगी, सिंपलेस्ट रेशो को ज़ाहिर कर रहे होंगे और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को ज़ाहिर कर रहे होंगे। ऐसे कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला को ज़ाहिर करते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर इस तरह दे सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हमारे पास एग्जांपल आ गई। दोबारा देखें कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ रहे हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूले की जब हम तारीफ़ करते हैं तो हम कहते हैं फार्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो कुछ एग्जांपल हमारे पास बेंजीन, जिसका एम्पेरिकल फार्मूला CH और मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, ग्लूकोज CH2O और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। कुछ फार्मूले ऐसे थे जिनका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि वो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों की कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहे होते हैं, यानी उन
कंपाउंड के अंदर जो एटम होते हैं उनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशो भी होती है और वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को भी ज़ाहिर कर रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ कंपाउंड मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों को ज़ाहिर करते हैं। क्यों ज़ाहिर करते हैं? वजह वहीं कि उनके एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो भी है और वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को भी ज़ाहिर कर रहे हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल भी होगी, तारीफ भी हमने कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मल्टीपल, यानी एन फैक्टर क्या होता है। अब देखिए, इस स्टेप पर जाते हुए किसी भी कंपाउंड का आपके पास उसका एम्पिरिकल फार्मूला होना ज़रूरी है। यानी एन फैक्टर अगर आप मालूम कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड का मल्टीपल फैक्टर, तो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला होना ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक एम्पिरिकल फार्मूला था CH बेंजीन का, और वो कहता है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं, तो कैसे आप बताएंगे? उसके लिए इस कंपाउंड का जिस कंपाउंड का आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहे हैं वो आपको लाजमी तौर पे उसका मॉलिक्यूलर मास दे देगा कि उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, ये लाजमी बताएं। ठीक है, तो पहली बात ये है कि आपके पास कोई एम्पिरिकल फार्मूला था, वो उसका पूछ रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। तो अगर वो आपसे पूछता है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, तो आप उससे पूछें कि भाई इस कंपाउंड का जिसका आप पूछ रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, आप उसका मॉलिक्यूलर मास तो हमें बताएं, तो वो लाजमी तौर पे आपको बताएगा। उसके बगैर आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा, उसका क्या है जी? कार्बन 78 ग्राम पर मोल। वो कहता है कि आपके पास मास ये है और ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला है, आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं। अब यहाँ पे हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला था उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, उसका मास आप ढूंढें। कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, तो कितना आएगा? 13। तो ये जो मल्टीपल है इसका एक फार्मूला होता है मल्टीपल फैक्टर, जिसको आप एन का नाम भी देते हैं। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, वो कितना आ रहा है जी उसका? वो 30। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास है 78 डिवाइडेड बाय 13। तो जवाब आपके पास क्या आएगा? यानी जो आपके पास एन फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 6। उसको आप इस जो एम्पिरिकल फार्मूला है आपके पास उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आएगा? ये 1 था, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, H था 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो क्या जवाब आएगा? C6H6। और यही हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, जो कहाँ से आया? एन फैक्टर से। तो इसका मतलब मल्टीपल एन फैक्टर क्या है? जो मोलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास के दरमियान रेशो को ज़ाहिर कर रहा होता है। मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास के दरमियान रेशोज़ को जो ज़ाहिर करता है, हम उसको एन फैक्टर का नाम देते हैं, मल्टीपल फैक्टर का नाम देते हैं। दोबारा देखें कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ रहे थे, हम कहते हैं जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को ज़ाहिर करें। हमने एग्जांपल दी बेंजीन की, ग्लूकोज की, एग्जांपल आपको आनी चाहिए, ये आपसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, उनकी एग्जांपल आपको आनी चाहिए। उसके बाद हमने कहा कि एन फैक्टर क्या होता है, वो आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं। कोई भी आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है, वो आपको उस एम्पिरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास दे देंगे, तो वहाँ से आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास और चीज़ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और चीज़ है। तो आपके पास वो जो मल्टीपल था, यानी जिसको हम एन फैक्टर कहते हैं, वो मॉलिक्यूलर मास जो कि आपको दे दिया गया था डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास जिसका आप निकाल रहे थे। तो जो मॉलिक्यूलर मास था वो 78 दे दिया गया था, और जो उसका एम्पिरिकल फार्मूला था मास था वो 13 था, जो आपके पास जवाब 6 आया। ये 6 मल्टीपल है किसका? एम्पिरिकल किसका जी? ये मल्टीपल होगा C6H6, वो आपके पास उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखें कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो
इज इक्वल टू होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला के। अब मैंने आपको n के बारे में बता दिया कि वो आप कहाँ से निकालते हैं, किस तरह निकालते हैं। तो जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो आपके पास मौजूद होता है। जिस तरह बेंजीन की बात करें CH, तो आपके पास जो जवाब आ रहा है C6H6। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या है जी जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात कि मॉलिक्यूलर मास का जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को ज़ाहिर करता है वो कौन सा फार्मूला ज़ाहिर करता है, ये आप बताएंगे। जो एटम्स के दरमियान रेशो को ज़ाहिर करता है वो कौन सा फार्मूला होता है। इसी तरह बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। और कुछ फार्मूलाज ऐसे होते हैं जो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, तो क्यों, वजह क्या है, ये भी आप बताएं। तो और जो n फैक्टर है, मल्टीपल फैक्टर है, वो किन के दरमियान रेशो को ज़ाहिर कर रहा होता है। ये चंद क्वेश्चन है जो आप बताएंगे। शुक्रिया।